जय हिंद बच्चों। आज की कक्षा में हम कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्र में अध्याय जिसका नाम है पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत निर्धारण का अध्ययन करेंगे। और इसके अंतर्गत आज हम जानेंगे कि संतुलन कीमत क्या होती है और पूर्ण प्रतियोगिता में संतुलन किस प्रकार स्थापित होता है तथा जब मांग और पूर्ति में परिवर्तन आ जाता है तब संतुलन कीमत में परिवर्तन किस प्रकार आता है। तो बच्चों, हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले संतुलन कीमत से। हम सभी जानते हैं कि संतुलन का अर्थ क्या होता है। आप सभी ने तराजू देखा है। जब तराजू में दोनों पड़ले बराबर स्थिति में होते हैं, दोनों पक्ष में या दोनों साइड भार बराबर होता है, तब वह संतुलन की स्थिति में माना जाता है। इसी प्रकार अर्थशास्त्र में किसी भी वस्तु की कीमत संतुलन की स्थिति में तब होती है जबकि उस वस्तु की मांग और पूर्ति दोनों बराबर स्थिति में हो और यहाँ पर मांग और पूर्ति में कोई परिवर्तन ना हो। इसका तात्पर्य यह हुआ कि संतुलन कीमत एक ऐसी स्थिति है जहाँ बदलाव की स्थिति ना हो और वस्तु की मांग और पूर्ति दोनों बराबर हो और जो कीमत का निर्धारण करें। संतुलन कीमत को और विस्तृत रूप से जानने के लिए अब हम बाजार के जो प्रकार जो हमने पूर्व कक्षाओं में पढ़े थे उनसे संबंधित होते हुए अब हम संतुलन कीमत को देखेंगे। हमने बाजार में मुख्यतः 4 प्रकार के बाजारों का अध्ययन किया था और प्रतियोगिता के आधार पर इसमें पहला था पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, दूसरा था एकाधिकार बाजार, तीसरा था एकाधिकृत बाजार, चौथा इसमें था ओलिगोपोली या फिर अल्पाधिकार बाजार। तो बच्चों, इसमें महत्वपूर्ण है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। और पूर्ण प्रतियोगिता बाजार एक ऐसी स्थिति को बताता है जहां पर किसी भी वस्तु के अनेक क्रेता और विक्रेता हैं और जिनके बीच एक स्वस्थ प्रतियोगिता हो रही है और स्वस्थ प्रतियोगिता के बाद इनके आधार पर वस्तु की कीमत का निर्धारण हो रहा है। तो ये कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके आधार पर हम पूर्ण प्रतियोगिता बाजार को और विस्तृत ढंग से समझ सकते हैं। और इसके अंतर्गत जब हम कीमत निर्धारण की बात करते हैं तब हम सबसे पहले ये जान पाते हैं कि प्रोफेसर मार्शल के पहले जो अर्थशास्त्री थे वे कीमत निर्धारण के दोनों पक्षों में से कौन सा पक्ष महत्वपूर्ण है, मांग पक्ष महत्वपूर्ण है या पूर्ति पक्ष महत्वपूर्ण है, इसके बारे में अपने विचार नहीं दे पाए या यहाँ पर विवाद की स्थिति रही। प्रोफेसर रिकार्डो और उनके जो समर्थक हैं उन्होंने लागत को महत्वपूर्ण माना। उनका कहना यह था कि उत्पादक जिस वस्तु को बनाने के लिए जितनी लागत लगाता है उसके आधार पर बाजार में वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है। जबकि प्रोफेसर जेविन्स और उनके जो समर्थक हैं उनका कहना यह था कि कोई भी उपभोक्ता अपनी सीमांत उपयोगिता से अधिक वस्तु की कीमत देने को तैयार नहीं होता। इस प्रकार मांग पक्ष और पूर्ति पक्ष के अलग अलग समर्थक थे। प्रोफेसर मार्शल ने इसके बाद एक लॉ दिया और इसके आधार पर उन्होंने यह बताया कि केवल वस्तु की मांग या केवल वस्तु की पूर्ति किसी वस्तु की कीमत को निर्धारित नहीं करती बल्कि दोनों मिलकर वस्तु की कीमत को निर्धारित करते हैं। इसके लिए उन्होंने कैंची का उदाहरण दिया। हम देखते हैं कि जब हम कैंची से किसी कागज़ को काटते हैं तो उसके दोनों फलक समान रूप से क्रियाशील होते हैं, तब कागज़ कट पाता है। इन्हीं फलकों का उदाहरण लेकर प्रोफेसर मार्शल ने एक फलक को मांग पक्ष की तरह रखा और दूसरे फलक को पूर्ति पक्ष की तरह रखा। उनका कहना ये था कि मांग पक्ष जो कि उपभोक्ता की तरफ से आता है या जो उपभोक्ता को रिप्रेजेंट करता है वह, और पूर्ति पक्ष जो उत्पादक की तरफ से है और जो उत्पादक को रिप्रेजेंट करता है, इन दोनों के जो फोर्सेस हैं या इन दोनों की जो शक्तियां हैं वो दोनों मिलकर बाजार में किसी वस्तु की कीमत को निर्धारित करते हैं। आइए इसको और हम विस्तृत ढंग से समझते हैं। हम सभी मांग वक्र और पूर्ति वक्र दोनों से परिचित हैं। आइए ऐसे हम एक उदाहरण से देखते हैं। यहाँ पर अगर मैं एक उदाहरण के तौर पर लूँ जिसमें OX, OY और यहाँ पर वस्तु की कीमत और यहाँ वस्तु की
मांगी गई मात्रा, जिसे हम Q से डिनोट करेंगे, उसे अगर हम दर्शाएं तो हम सभी जानते हैं कि मांग वक्र सदैव बाएं से दाएं की तरफ ढलात्मक बनता है, जिसे हम DD कर्व से रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं पर जब हम पूर्ति के लिए जाएं और पूर्ति को भी जब हम इस प्रकार किसी डायग्राम में रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पर पूर्ति वक्र जो है वह बाएं से दाएं, किस तरफ, बाएं से दाएं ऊपर की ओर चढ़ता हुआ बनता है। यहाँ पर मांग वक्र उपभोक्ता को दर्शाएगा या उपभोक्ता को रिप्रेजेंट करेगा और पूर्ति वक्र उत्पादक को रिप्रेजेंट करेगा। दोनों ही वक्र अपनी अपनी जगह पर एक ढलात्मक स्थिति में है और दूसरा चढ़ती हुई स्थिति में या बढ़ती हुई स्थिति में है। लेकिन जब इन दोनों वक्र को हम एक ही चित्र में दर्शाते हैं और जहां पर मांग वक्र को पूर्ति वक्र एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, यानी जहां पर मांग और पूर्ति दोनों बराबर हो जाती हैं, वहां पर वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है और ऐसा बिंदु संतुलन बिंदु कहलाता है, जिसे हम इक्विलिब्रियम पॉइंट या इक्विलिब्रियम प्राइस के रूप में दर्शाते हैं। बच्चों, पूर्ण प्रतियोगिता में संतुलन कीमत को हम इस तालिका से समझ सकते हैं। उपरोक्त तालिका में हमने पहले कॉलम में वस्तु की कीमत को दर्शाया है और वस्तु की कीमत हम देख रहे हैं कि प्रति इकाई हमने यहाँ पर ली हुई है। दूसरे कॉलम ने हमें वस्तु की मांग को दर्शाया है और कीमत के आधार पर वस्तु की मांग भी प्रति इकाई दर्शाई गई है। इसके बाद तीसरे कॉलम में हमने वस्तु की पूर्ति को दर्शाया है, पूर्ति भी जो है इकाइयों में हमने दर्शाई है। इस तालिका को देखने पर यह स्पष्ट होता है कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत कम होती जा रही है, वैसे वैसे वस्तु की मांग बढ़ रही है। इसका मतलब ये होगा कि प्रत्येक उपभोक्ता वस्तु की कम कीमत पर अधिक से अधिक मात्रा को क्रय करना चाहेगा। और हम यहाँ पर देखेंगे कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत में गिरावट आती गई, वैसे वैसे उपभोक्ता वस्तु की ज़्यादा मात्रा को क्रय करता गया, उसने ज़्यादा वस्तु को मांगा। दूसरी तरफ जब वस्तु की कीमत में कमी आई, तब उत्पादक जो है वो वस्तु की कम मात्रा को बेचेगा और यहाँ पर पूर्ति वस्तु की कीमत के साथ साथ घटती जा रही है। ये जो विपरीत प्रक्रियाएं यहाँ पर हो रही हैं, इन विपरीत प्रक्रियाओं के आधार पर ही वस्तु का कीमत निर्धारण होगा। हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जब वस्तु की कीमत 6 रुपये प्रति इकाई थी, तब वस्तु की मांग 60 इकाई और वस्तु की पूर्ति भी 60 इकाई हो गई। यानी यह वह बिंदु है जहाँ पर वस्तु की मांग और पूर्ति दोनों समान हो जाएंगी, दोनों बराबर हो जाएंगी और ये 6 रुपये अब वस्तु का संतुलन कीमत कहलाएगा। इस प्रकार 6 रुपये पर उपभोक्ता और उत्पादक दोनों वस्तु की 60 इकाइयों की मांग और पूर्ति करेंगे, इसीलिए इसको हम संतुलन कीमत कह सकते हैं। इसके ऊपर की जो स्थिति होगी वह अतिरिक्त पूर्ति को दर्शाएगी, क्योंकि यहाँ पर वस्तु की मांग कम है लेकिन वस्तु की पूर्ति ज़्यादा है, तो यह अतिरिक्त पूर्ति को दर्शाएगी, जिसे हम अतिरेक पूर्ति के नाम से शो कर सकते हैं। इसके बाद जो इसकी अगली स्थिति है, उस स्थिति में अगर हम देखें तो वस्तु की मांग पूर्ति की तुलना में ज़्यादा है, तो यहाँ अतिरेक मांग की स्थिति हमें दिखाई देगी, जिसे हम अतिरेक मांग कह सकते हैं। लेकिन जब वस्तु की हम इस बिंदु पर आते हैं, जब वस्तु की कीमत 6 रुपये है, तब यहाँ पर संतुलन बिंदु का निर्धारण होगा और यह कीमत अब कौन सी कीमत कहलाएगी? संतुलन कीमत कहलाएगी। आइए बच्चों, अब हम इसको एक डायग्राम से भी समझ लेते हैं। बच्चों, अभी जो हमने संतुलन कीमत को तालिका के माध्यम से देखा, अब हम इसे इस चित्र के माध्यम से देखेंगे। उपरोक्त रेखा चित्र में हमने DD कर्व जो है उसे हमने डिमांड कर्व के रूप में शो किया है और वहीं SS कर्व जो है वो वस्तु की पूर्ति यानी कि सप्लाई को बता रहा है। यहाँ हम देख रहे हैं कि संतुलन बिंदु E पॉइंट पर निर्धारित हुआ, यानी जहाँ पर वस्तु की पूर्ति और वस्तु की जो मांग है वो बराबर हो गई, यानी 6 रुपये पर वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा
और सप्लाई यानी पूर्ति की जाने वाली मात्रा दोनों समान हो गई हैं। यह वह प्राइस होगा, यह वह कीमत होगी जहाँ पर वस्तु की मांग और पूर्ति दोनों बराबर हैं और यहाँ पर अब इसका संतुलन निर्धारित होगा। इस बिंदु को हम संतुलन बिंदु कहेंगे और जिस कीमत पर यह दोनों वक्र एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, इस कीमत को हम अब संतुलन कीमत कहेंगे। और यही संतुलन कीमत एक्चुअली में संयुक्त या संतुलन संयंत्र भी कहलाता है, जिसे हम प्राइस मैकेनिज्म कहते हैं। यहाँ पर अगर हम इसके ऊपर की स्थिति पर जाएं तो हम देख रहे हैं जब प्राइस 10 रुपीज़ थी तब यहाँ पर डिमांड कर्व और जो सप्लाई कर्व है इसमें दूरी ज़्यादा है, तो ए और बी जो लाइन है वो हमें अतिरेक मांग को दिखा रही है। किसको बता रही है? अतिरेक सप्लाई को यहाँ पर ये दिखा रही है। ठीक है, अतिरेक सप्लाई जिसे हम बोल सकते हैं एक्सेस सप्लाई, इसको ये प्रदर्शित करेगी। और यहाँ पर आप कह सकते हो एस इज मोर देन डिमांड। इसके बाद यहाँ पर जब हम आते हैं, जब प्राइस 2 रुपये हो गई है, जब प्राइस 2 रुपये हो गई है तो यहाँ पर डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व का जो गैप है वो अतिरेक मांग को दर्शाएगा। अतिरेक मांग जिसे हम बोल सकते हैं एक्सेस डिमांड, और यहाँ पर हम इसे D इज मोर देन सप्लाई से शो कर सकते हैं। यहाँ पर जब वस्तु की कीमत 6 रुपये है और जब डिमांड और सप्लाई कर्व दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर डिमांड इक्वल है किसके? सप्लाई के, और यही वह बिंदु होगा जिसे हम संतुलन बिंदु कहेंगे। तो इस प्रकार पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की कीमत का निर्धारण मांग और पूर्ति दोनों की सापेक्षिक शक्तियों के द्वारा होता है। मांग पक्ष अपनी तरफ से वस्तु की कीमत को कम से कम करने का प्रयास करता है और वह चाहते हैं, उपभोक्ता यह चाहता है कि वह कम से कम कीमत पर अधिक से अधिक वस्तु का क्रय कर सके। वहीं पूर्ति पक्ष यानी कि उत्पादक यह चाहते हैं कि वह अधिकतम कीमत पर अधिक से अधिक वस्तुओं को बेच सके। इस विपरीत संबंध के कारण ही यहाँ पर मांग और पूर्ति दोनों ही अपने विपरीत शक्तियों का प्रयोग करते हैं और इन विपरीत शक्तियों के प्रयोग के बाद एक बिंदु ऐसा आता है जहाँ पर मांग और पूर्ति दोनों ही बराबर हो जाती हैं। यही वास्तव में संतुलन कीमत है। हम यहाँ पर जब संतुलन कीमत को समझ सके हैं और हम जान चुके हैं कि मांग और पूर्ति जहाँ बराबर हो जाए वही संतुलन कीमत है, पर क्या यह परिस्थिति हमें हमेशा या सदैव बनी रहती है? शायद नहीं। हो सकता है कि मांग पूर्ति की तुलना में कम या ज़्यादा हो जाए, और यह भी हो सकता है कि पूर्ति मांग की तुलना में भी कम या ज़्यादा हो जाए। तो इस प्रकार जब मांग और पूर्ति में परिवर्तन आता है तो हमारी इस संतुलन बिंदु में भी परिवर्तन आ जाता है। तो आइए बच्चों, अब हम समझते हैं कि अगर मांग और पूर्ति में वृद्धि या कमी होती है तब हमारे संतुलन बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ता है। बच्चों, अब हम देख रहे हैं कि मांग में परिवर्तन होने की वजह से संतुलन कीमत में परिवर्तन किस प्रकार से आता है। जब पूर्ति स्थिर रहे और केवल मांग में परिवर्तन हो जाए तब वस्तु की जो संतुलन कीमत है उसमें भी परिवर्तन आ जाएगा। इसे हम 2 रूपों में देख सकते हैं, मांग में परिवर्तन एवं संतुलन कीमत में परिवर्तन, जिसमें हम पहला देख रहे हैं मांग में वृद्धि। जब वस्तु की पूर्ति स्थिर रहे और केवल वस्तु की मांग में वृद्धि हो तब संतुलन कीमत में भी वृद्धि हो जाती है, वहीं संतुलन की जो मात्रा है उसमें भी वृद्धि हो जाती है। इसके पीछे कारण ये है कि पूर्ति स्थिर होने पर बाकी जो चीज़ें हैं, अन्य बातें हैं, शायद उनमें भी परिवर्तन आ जाता है। जैसे उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, उपभोक्ता की रुचि, फैशन इत्यादि में परिवर्तन, जनसंख्या की वृद्धि या फिर स्थानापन्न वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि। इसका एक कारण और भी हो सकता है, जिस वस्तु के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं उससे संबंधित किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाना। तो यहाँ पर जब वस्तु की मांग में वृद्धि होगी तो संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा दोनों में ही वृद्धि हो जाएगी। आइए इसे हम एक चित्र के माध्यम से देखें। यहाँ पर जब हम मांग में वृद्धि को देख रहे हैं तो मांग में वृद्धि के आधार पर जब हम इस चित्र पर आ रहे हैं तो हमने देखा कि जब पहले ई बिंदु पर इक्विलिब्रियम हो रहा था, संतुलन हो रहा था, तब हमारा डी कर्व इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा था।
और इसके बाद मांग में वृद्धि जो हुई है वह D1 और D1 वक्र से यहाँ पर दर्शाई जा रही है, यानी कि हमारा जो मांग वक्र है वो पहले की तुलना में DD से D1 और D1 पर शिफ्ट हो गया। जैसे ही हमारा मांग वक्र DD से D1 D1 पर शिफ्ट होता है, वैसे ही हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट E से E बिंदु पर शिफ्ट हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी संतुलन कीमत जहाँ पर पहले E पॉइंट पर थी, अब वो बढ़कर E1 पॉइंट पर शिफ्ट हो गई। यही हमने यहाँ पर यह भी देखा कि जब हमारी कीमत P थी वो बढ़कर OP की तुलना में अब OP1 पर आ गई। ये प्राइस के इंक्रीजिंग को दिखा रही है, यानी कि वस्तु की कीमत में वृद्धि हो गई। जब वस्तु की कीमत में वृद्धि हुई, उसी के साथ साथ अब वस्तु की जो मात्रा है या हमारी संतुलन मात्रा है उसमें भी वृद्धि हो गई और अब संतुलन मात्रा OQ से OQ1 पर शिफ्ट हो गई। यह चित्र हमें यह बताता है कि जैसे ही हमारी मांग में वृद्धि होती है, लेकिन पूर्ति जब स्थिर होती है, पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं है, तब अन्य कारणों की वजह से हमारी मांग में वृद्धि हुई, जिसने संतुलन कीमत में भी वृद्धि कर दी और जिसकी वजह से संतुलन मात्रा में भी वृद्धि हो गई। चलिए अब हम इसका दूसरा पहलू देख लेते हैं, मांग में कमी। मांग में कमी की वजह से भी हमारी संतुलन कीमत में परिवर्तन आता है और वहीं संतुलन मात्रा में भी परिवर्तन आ जाता है। यहाँ पर जब मांग में कमी होगी तब संतुलन कीमत में भी कमी आ जाएगी और संतुलन की मात्रा में भी कमी आ जाएगी। आइए इसे भी हम चित्र के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पर हमने P प्राइस पर और Q क्वांटिटी पर E इक्विलिब्रियम को शो किया है और यहाँ पर हमारा DD कर्व जो है वो वस्तु की मांग को दर्शा रहा है। जब वस्तु की मांग कम हो जाती है तो हमारा DD कर्व पिछले E पॉइंट की तुलना में शिफ्ट होकर के E1 पॉइंट पर आ जाता है, यानी हमारा DD कर्व DD से D1 पर शिफ्ट हो जाता है, जो यह बता रहा है कि वस्तु की मांग में कमी आई। जब वस्तु की मांग में कमी आई तो हम यह भी देख रहे हैं कि वस्तु की कीमत में भी कमी आई है और कीमत में कमी आने के साथ साथ अब संतुलन की जो मात्रा है वह भी कम हो गई, यानी हमारी संतुलन की मात्रा Q बिंदु से Q1 पर शिफ्ट हो गई, जिसे हम कह सकते हैं कि हमारी संतुलन मात्रा OQ से घटकर OQ1 पर आ गई है। तो यह चित्र हमें यह बताता है कि संतुलन कीमत में कमी आने पर, मांग में कमी आने पर हमारी संतुलन कीमत में भी कमी आ जाती है और जो संतुलन मात्रा है उसमें भी कमी आ जाती है। इसके पीछे भी कारण यह हो सकते हैं कि उपभोक्ता की रुचि में परिवर्तन या फैशन में कोई परिवर्तन आया हो, उपभोक्ता की आय में कमी आ गई हो या फिर जनसंख्या में कोई परिवर्तन हुआ हो। तो ये ऐसे कुछ कारण हैं जिसकी वजह से पूर्ति स्थिर रहने पर, जैसा कि हमने पूर्व चित्र में देखा था, यहाँ पूर्ति स्थिर है, इस दशा में भी हमने यह माना है कि पूर्ति स्थिर है और पूर्ति स्थिर होने पर अन्य कारणों की वजह से हमारी संतुलन मात्रा में कमी आई है, क्योंकि हमारी संतुलन कीमत भी बदल गई है और मांग में भी कमी आई है। बच्चों, जब मांग की दशाएं स्थिर रहें और वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन आ जाए तो उसका संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे भी हम दो रूपों में देख सकते हैं। इसे हम देख रहे हैं सबसे पहले पूर्ति में वृद्धि। अगर मांग स्थिर रहे और पूर्ति में वृद्धि हो जाए तो उसके कारण हमारी जो संतुलन कीमत है उसमें कमी आ जाएगी। इसका मतलब पूर्ति में वृद्धि और संतुलन कीमत इन दोनों में विपरीत संबंध होगा। जैसे ही वस्तु की पूर्ति में वृद्धि होती है वैसे ही हमारी संतुलन कीमत में कमी आना शुरू हो जाती है, वहीं हमारी जो संतुलन मात्रा है उसमें वृद्धि हो जाती है। आइए इसे हम चित्र के माध्यम से देखें। इस चित्र में हमने SS वक्र को, कर्व को पूर्ति के रूप में दर्शाया है। यह पूर्ति वक्र है और यहाँ पर जब वस्तु की कीमत P थी तब इक्विलिब्रियम E पॉइंट पर शो हो रहा था और यहाँ पर जैसे ही हमारी पूर्ति में कमी आई वैसे ही हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो E से E1 पॉइंट पर शिफ्ट हो गया, यानी संतुलन कीमत में कमी आ गई। और संतुलन में कीमत में कमी आने से ही SS वक्र अब S1 वक्र पर शिफ्ट हो गया,
लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि पूर्ति में वृद्धि होने की वजह से संतुलन की जो मात्रा है उसमें वृद्धि हो गई और संतुलन की मात्रा OQ से OQ1 पर शिफ्ट हो गई। वहीं प्राइस में क्या हुआ है, कमी आई है। तो जैसे ही कीमत में कमी आई, उत्पादकों ने वस्तु की जो पूर्ति है उसको अगर किसी कारण से बढ़ाया है तो संतुलन कीमत पहले की तुलना में नीचे की तरफ आ जाती है। इसके कई कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से पूर्ति में वृद्धि हुई हो पर मांग स्थिर रही हो, जैसे कच्चे माल की कीमत में परिवर्तन, किसी तकनीक में परिवर्तन या फिर श्रम की दशाओं और श्रम की कीमत में परिवर्तन। आइए इसका हम दूसरा एक पहलू देखें। यहाँ पर अब वस्तु की पूर्ति में कमी आ गई। वस्तु की पूर्ति में कमी आने की वजह से अब हमारी संतुलन कीमत में वृद्धि हो गई। यहाँ पर भी पूर्ति और संतुलन कीमत दोनों में विपरीत संबंध है। पूर्ति में कमी होने की वजह से संतुलन कीमत ऊपर की ओर जाती है और संतुलन कीमत में वृद्धि हो जाती है, लेकिन संतुलन की मात्रा वह पूर्ति के अनुसार क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसे भी अगर हम इस चित्र में देखें तो पहले हमारा इक्विलिब्रियम यानी संतुलन बिंदु ई पॉइंट पर था और जैसे ही पूर्ति में कमी आई यानी कि हमारी पूर्ति जब Q से Q2 पर शिफ्ट हो गई, यह पूर्ति की कमी को दर्शा रहा है। तो जब हमारी पूर्ति Q से Q2 पर शिफ्ट हो गई तब हमारा जो संतुलन बिंदु है वह ई पॉइंट से ऊपर की तरफ यानी कि कम होता हुआ दिखाई दे रहा है और E1 पर जो है वो शिफ्ट हो गया। अब यहाँ पर देखें हम कि संतुलन की मात्रा में यहाँ पर कमी आई, लेकिन वस्तु की जो कीमत है उसमें वृद्धि हो गई। तो इस प्रकार जब वस्तु की पूर्ति में कमी आती है तो वह संतुलन की कीमत को बढ़ा देता है और संतुलन की मात्रा में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो इस प्रकार वस्तु का जो संतुलन कीमत है वह मांग और पूर्ति में परिवर्तन के साथ साथ भी परिवर्तित होता है। बच्चों, अभी हमने जो बाजार की स्थिति को देखा और हमने देखा कि मांग और पूर्ति की शक्तियां वस्तु की कीमत का निर्धारण कर रही हैं, जहां सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन वास्तविक जीवन में ऐसा देखने को नहीं मिलता। वास्तविक जीवन में कहीं ना कहीं वस्तु की कीमत पर सरकार का हस्तक्षेप भी होता है और सरकार वस्तु की कीमत के निर्धारण करने में अपना योगदान देती है। जब कभी भी मार्केट में उपभोक्ता की वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है तब वहाँ पर सरकार अपना हस्तक्षेप करते हुए वस्तु की कीमत को न्यूनतम लाने का प्रयास करती है या उस स्थिति में लाने का प्रयास करती है जहाँ पर उपभोक्ता उनको सरल तरीके से खरीद पाए। इसी प्रकार कभी कभी परिस्थितियाँ यह बन जाती हैं कि उत्पादकों को उनकी लागत भी वसूल नहीं हो पाती और वह घाटे की स्थिति में जाने लगते हैं। ऐसी स्थिति में भी सरकार अपना हस्तक्षेप करती है और वस्तु की कीमत को उस पॉइंट तक निर्धारित करती है जहां पर उत्पादकों को लागत के साथ साथ थोड़ा बहुत लाभ भी प्राप्त हो। तो व्यवहारिक जीवन में इस स्थिति को हम प्राइस फ्लोर और प्राइस सीलिंग के रूप में पढ़ते हैं या समझते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर क्या है। सबसे पहले हम समझ रहे हैं प्राइस सीलिंग, कीमत फर्श। प्राइस सीलिंग का तात्पर्य यह है कि जब कुछ ऐसी आवश्यक वस्तुएं जिनका उपभोग हर तबके के लोग करते हैं और स्पेशली जो गरीब लोग हैं, जब ऐसी आवश्यक वस्तुओं को भी खरीद न पाएँ या फिर उनकी कीमत न चुका पाएँ, तब यहाँ पर सरकार अपना योगदान देते हुए, सरकार अपना हस्तक्षेप करते हुए वस्तु की एक अधिकतम कीमत निर्धारित कर देती है। यह अधिकतम कीमत संतुलन कीमत से थोड़ी कम होती है और यहाँ पर प्रयास यह किया जाता है कि हम वस्तु की वो अधिकतम कीमत निर्धारित कर दें जहाँ पर उपभोक्ता उस वस्तु को खरीदने में सक्षम हो सके। ऐसी प्राइस को, ऐसी कीमत को हम प्राइस सीलिंग कहते हैं या कीमत फर्श कहते हैं। यहाँ पर सरकार क्यों ऐसी प्राइस निर्धारित करती है या क्यों कीमत फर्श जो है वो निर्धारित होता है, इसके पीछे कारण ये है कि जब कई ऐसे तत्व या कई ऐसे वस्तुएं हैं जो रोज़मर्रा के जीवन में उपयोगी हैं, परंतु किसी कारणवश उनके दाम अगर बढ़ जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं गरीबी में जीवन यापन कर रहे लोगों को प्रभावित करती है और वहाँ पर वह उसकी वह कीमत देने में भी सक्षम नहीं हो पाते।
तब ऐसी कीमत निर्धारित करके हम उसकी अधिकतम कीमत तय कर देते हैं और अब उत्पादक उस कीमत से ज़्यादा कीमत उपभोक्ता से वसूल नहीं कर पाएगा। प्राइस सीलिंग के रूप में सरकार की तरफ से राशनिंग व्यवस्था, राशन कार्ड व्यवस्था, उचित मूल्य की दुकानें इत्यादि की व्यवस्था भी की जाती है ताकि अतिरिक्त मांग को देखते हुए यहाँ पर बहुत कम कीमत पर उपभोक्ता ऐसी दुकानों से या राशन कार्ड पद्धति से वस्तुओं का क्रय कर सके। अब हम देख रहे हैं प्राइस फ्लोर। प्राइस फ्लोर जिसे हम कीमत फर्श कहते हैं और प्राइस फ्लोर का तात्पर्य यह है जहां पर सरकार किसी भी वस्तु का वो न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर दे जिसमें उत्पादक को कम से कम उनकी लागत तो वसूल हो ही जाए। कभी कभी हम देखते हैं कि अति उत्पादन की स्थिति हो जाती है और अति उत्पादन की स्थिति में उत्पादकों को कम से कम कीमत पर वस्तु को मार्केट में बेचना होता है और कभी कभी तो उन्हें अपनी लागत भी वसूल नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति में उत्पादक आगामी या अगले उत्पादन कार्य से वंचित हो जाता है या वहाँ उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य को निर्धारित करती है और यह वह मूल्य है जो उत्पादकों के समर्थन में होता है और यहाँ पर उत्पादक उस मूल्य पर वस्तु को बेचकर लागत और लागत के साथ थोड़ा बहुत लाभ भी प्राप्त कर लेता है। प्रश्न यह है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने की आवश्यकता क्यों है। हम सभी अपने व्यवहारिक जीवन में देखते हैं कि हमारा जो कृषि कार्य है वह पूरी तरह से मानसून पर आधारित है। उसके अलावा भी कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं जब हमारी फसलें कभी तो बहुत ज़्यादा उत्पादन दे देती हैं और कभी उत्पादन कार्य कम हो पाता है। ऐसी फसलें सोयाबीन की फसल, गेहूं की फसल, चावल है या और दूसरे पदार्थ हैं, इनकी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करना आवश्यक हो जाता है ताकि किसानों को उनकी उपज की लागत आसानी से प्राप्त हो पाए और वह घाटे की स्थिति में न रहे। बच्चों, हमने देखा कि वस्तु की मांग और पूर्ति के द्वारा वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है। इसके साथ ही साथ में अब हमें यहाँ पर जो वस्तु का मूल्य निर्धारित हो रहा है तो वस्तु के दो मूल्य या इसके दो रूपों को समझना भी आवश्यक है। एक है बाजार मूल्य और दूसरा है सामान्य मूल्य। सबसे पहले हम आते हैं बाजार मूल्य पर। बाजार मूल्य एक तरह का अल्पकालीन मूल्य है और अल्पकाल में वस्तु की मांग और पूर्ति की जो शक्तियां हैं वह वस्तु का एक अस्थायी मूल्य जो निर्धारित करती हैं उसे हम बाजार मूल्य कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि हम बाजार को समय के आधार पर 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: अति अल्पकालीन बाजार, अल्पकालीन बाजार, दीर्घकालीन बाजार और अति दीर्घकालीन बाजार। तो अल्पकाल की स्थिति में जब वस्तु की मांग और पूर्ति के आधार पर एक अस्थायी मूल्य निर्धारित होता है उसे हम बाजार मूल्य कहते हैं। वहीं सामान्य मूल्य की टेंडेंसी दीर्घकाल के लिए होती है और दीर्घकाल में जब फर्म वस्तु की मांग और पूर्ति के आधार पर वस्तु का मूल्य निर्धारित करती हैं तब इसे हम सामान्य मूल्य कहते हैं। दीर्घकाल में फर्म के पास इतना समय होता है कि वह मांग के आधार पर वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन कर पाती हैं, तो यह एक स्थायी मूल्य है और जो बाजार में सामान्य तौर पर दिखाई देता है। बच्चों, जहाँ पर हमने बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य को अभी समझा, वहीं इसमें एक घनिष्ठ संबंध भी है। तो आइए अब हम समझ लेते हैं कि बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य में क्या संबंध। सामान्य मूल्य और बाजार मूल्य में संबंध को हम इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। बच्चों, आप लोगों ने समुद्र को देखा होगा। समुद्र में जब लहरें आती हैं तो उसकी सतह ऊपर और नीचे की तरफ हमें दिखाई देती है और समुद्र की लहरों की वजह से या जब समुद्र में छोटे मोटे तूफान आते हैं तब उसकी लहरें अचानक ऊपर और नीचे की तरफ दिखाई देने लगती हैं। यहाँ पर मैंने सामान्य मूल्य को स्थिर माना हुआ है और बाजार मूल्य की तुलना उन्हीं समुद्र की लहरों की तरह की हुई है। हमने यहाँ पर सामान्य मूल्य को एक सीधी रेखा के रूप में शो किया है और हमने ये बताया है कि सामान्य मूल्य लागत के बराबर है और यह दीर्घकाल में स्थिर है। लेकिन बाजार मूल्य की टेंडेंसी इस सामान्य मूल्य के इर्द गिर्द होने की ही होती है। जब सामान्य मूल्य की तुलना में हमारा बाजार मूल्य कम हो जाता है तब उत्पादक घाटे की स्थिति में होता है क्योंकि उसकी जो मार्केट प्राइस है वह लागत से कम हो जाती है।
यह अल्पकाल है और अल्पकाल में यह स्थिति हमेशा नहीं बनी रहने वाली और थोड़े समय बाद जैसे ही मार्केट में परिवर्तन आता है वैसे ही अब हमारा बाजार मूल्य ऊपर की तरफ यानी सामान्य मूल्य से अधिक हो जाता है और यहाँ पर उत्पादकों को अधिक लाभ प्राप्त होता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह परिस्थिति भी सदैव नहीं रहने वाली, तो जैसे ही मार्केट में फिर परिवर्तन आता है हमारा बाजार मूल्य नीचे की तरफ आने लगता है। इस प्रकार बाजार मूल्य की जो टेंडेंसी है, इसकी जो प्रवृत्ति है वह सामान्य मूल्य के इर्द गिर्द रहने की ही होती है। यह सामान्य मूल्य से कम हो सकता है या फिर उससे ज़्यादा हो सकता है। तो बच्चों, आज की कक्षा में हमने कीमत निर्धारण और मांग और पूर्ति में परिवर्तन के आधार पर कीमत निर्धारण, बाजार के संबंध में जो भी वस्तु में परिवर्तन आया, सरकार का हस्तक्षेप, सभी चीज़ों को देखा। आशा है आप इन चीज़ों को भली भांति समझ गए होंगे। धन्यवाद।